सुमित और प्रिया की नई नई शादी हुई थी। प्रिया अभी ससुराल में खुद को ठीक से ढाल भी नहीं पा रही थी और उसका मायका भी पास में था, तो वह हर हफ्ते मायके चली जाती थी। शुरू में कुछ दिन तो सासू माँ को लगा कि अभी नई नई शादी हुई है, कोई बात नहीं, कुछ दिन लगता है ससुराल के अनुसार खुद को ढालने में। लेकिन प्रिया और सुमित सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि हर 10-15 दिन में प्रिया को मायके जाना ही होता था और साथ में सुमित भी जाता था। फिर 3-4 दिन वहाँ रहकर प्रिया वापस आती थी और 15 दिन के बाद फिर मायके ही पहुँच जाती थी। शादी के लगभग 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन यही हाल बना हुआ था। देखा जाए तो सुमित के माता पिता ने काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर रखा था, क्योंकि अगर वह कुछ बोलती या थोड़ी कड़ाई करती तो दुनिया उन्हें भी बदनाम कर देती कि देखो सास ससुर कितने जालिम हैं, बहू के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी 1-2 बार सुमित की मां ने सुमित और प्रिया से बोला था कि अब प्रिया इस घर की बहू है और उसे अपना ससुराल देखना चाहिए, मायके कभी कभार जाना चाहिए, अब तो काफ़ी वक्त हो गया है शादी को। लेकिन यह बातें बोलने के बाद इस बात का बहुत बड़ा बतंगड़ प्रिया और सुमित ने बना दिया था और घर में काफ़ी कलह मचा दिया था। सुमित की मां ने काफ़ी सही शब्दों में सुमित और प्रिया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह एक जालिम सास साबित हो रही थी और उन्हें एक जालिम सास साबित करने में उनका बेटा ही सबसे आगे था। उन्होंने सुमित को अलग से भी समझाना चाहा कि देख सुमित, रोज रोज ससुराल जाएगा तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ससुराल में उसी दामाद की इज्जत होती है जो दामाद की तरह मेहमान बनकर कभी कभार ससुराल जाए। लेकिन सुमित तो प्रिया के प्यार में पागल था और प्रिया जब जैसा बोलती थी और जहाँ जाने को बोलती थी वह हर वक्त तैयार रहता था। सुमित के पिताजी ने जब सुमित की माँ को साफ शब्दों में मना कर दिया था कि उन दोनों को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है जीने दो, तुम बस हम दोनों के बारे में सोचो, वह दोनों मियाँ बीबी अपना देख लेंगे, तुम्हें उनके बीच में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। सुमित की माँ ने भी अपने बेटे बहू से इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद अब सोच लिया था कि वह इनसे कोई मतलब नहीं रखेगी। उन्हें जो करना है जैसे करना है करते रहें, वह जाने और उनका काम जाने। वैसे भी इस घर का इकलौता बेटा है, थोड़ा मान बढ़ तो है ही, कोई बात नहीं, जिसमें खुश रहता है रहे। हमें क्या, 2 रोटी खाना है और ईश्वर का भजन गाना है। अब सुमित और प्रिया की और मनमानी हो चुकी थी। इसी तरह से सुमित और प्रिया की शादी को 1 साल बीत चुका था और इस बीच न जाने कितनी बार सुमित और प्रिया के घर जा चुके थे, जिसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती थी। एक दिन सुमित अपने ससुराल गया था, लेकिन वह और प्रिया कुछ घंटे बाद ही वहाँ से अपने घर लौट आए। ऐसा पहली बार हुआ था कि कुछ घंटे में ही सुमित अपने ससुराल से वापस आ जाए। सुमित के मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमित जैसे ही घर में घुसा उसका सामना अपनी मम्मी से हुआ। नज़रों से नज़रें मिलाते ही पता नहीं सुमित को क्या हुआ, उसकी आंखों में एकाएक आंसू आ गए और वह अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगा। प्रिया भी अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमित के पापा ने बोला, क्या हो गया सुमित बेटा, तू इस तरह से क्यों रो रहा है? हमें बता, परेशान मत हो, हम तेरे साथ हैं और जब हम हैं तो तुझे किस बात की फिक्र है? क्या हो गया बेटा, बता। सुमित ने खुद को थोड़ा संभाला और बोला, कुछ नहीं पापा, कहकर वह अपने रूम में चला गया। सुमित की माँ ने प्रिया की ओर देखा तो वह भी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। अभी उन लोगों ने सुमित और प्रिया से कोई भी बात न करने की सोची और माहौल को थोड़ा शांत होने दिया। 1-2 दिन बाद जब सुमित थोड़ा नॉर्मल हो गया तो सुमित की मम्मी पापा सुमित के कमरे में गए और पूछा, बेटा अगर कोई बात है तो तू हमें बता सकता है, हम तेरे माँ बाप हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हर कदम पर हम तेरा साथ देंगे। सुमित अपनी मम्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोलने लगा, मम्मी आप सही कहती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बोलती थी ना रोज़ रोज़ ससुराल जाएगा तो तेरी कोई इज्जत नहीं होगी, बिल्कुल सही बोला था आपने। अब मेरे ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। प्रिया को खुश करने के चक्कर में मैं उसे हर 10-15 दिन में उसके मायके लेकर जाता हूँ। उसका यह नतीजा हुआ कि मेरे ससुराल में मेरी और प्रिया की कोई इज्जत नहीं है। हम दोनों घर की मुर्गी दाल बराबर हो चुके हैं। प्रिया भी चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था सुमित कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है।
सुमित के पापा ने बोला, क्या हुआ है, यह तो बता। सुमित ने बोला, पापा हम दोनों वहाँ गए थे और अभी बैठे ही थे कि प्रिया की बड़ी दीदी और जीजा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि वह लोग अपनी गाड़ी से बनारस घूमने जा रहे हैं। रास्ते में एक रात के लिए वह आराम करने के लिए अपनी ससुराल आएंगे और कुछ घंटे में वहाँ पहुँचने वाले हैं। फ़ोन आते ही मेरे सास ससुर और साले साली बिल्कुल उत्साहित हो गए और बोलने लगे, अरे बड़े दामाद जी और बेटी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी तैयारी करो, पूरे 1 साल के बाद मेरी बेटी आ रही है। प्रिया की शादी में आई थी और रुक भी नहीं पाई थी। दामाद जी तो समझ लो 4 साल बाद आएंगे, क्योंकि वह तो प्रिया की शादी में भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनके चचेरे भाई की भी शादी उसी वक्त थी। तो वह शादी के दिन 1 घंटे के लिए हमसे मिलकर चले गए थे और हमारी बड़ी बेटी भी शादी के अगले दिन चली गई थी, क्योंकि उसके चचेरे देवर की शादी थी। उनके आने की सूचना मिलते ही घर में तरह तरह के पकवान बनने की तैयारी होने लगी। ससुर जी और मेरे साले साहब बाहर बाजार की तरफ निकल गए तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान लाने के लिए। सासू माँ किचन में भिड़ गई थी और मेरी साली साहिबा वहाँ सारे कमरों की बेडशीट और सोफे के कवर वगैरह बदलने लगी और घर को सजाने लगी। यह सब कुछ देखकर मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरे लिए तो कभी इतनी तैयारी नहीं की है और मेरे लिए तो कभी खास पकवान नहीं बनाए गए, बल्कि मैं जब भी जाता हूँ तो घर में जो बना होता है वही मुझे दे दिया जाता है। कभी नहीं पूछा जाता कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। जबकि मेरी सासू माँ खुद ही अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन करके पूछ रही थी कि बड़े दामाद जी को खाने में क्या पसंद है बता दे, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ और दीदी उधर से बता भी रही थी। पर प्रिया से तो मम्मी ने कभी नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद देखा कि एसी रिपेयर करने वाला आया है, क्योंकि जिस कमरे में दीदी और जीजा जी ठहरने वाले थे वहाँ के एसी की कूलिंग सही नहीं थी। तो ससुर जी ने बोल दिया था कि एसी को परफेक्ट कर दो, बड़ी बेटी दामाद जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि मैं जब भी जाता था उस कमरे के एसी उसी हाल में रहती, कभी उसे ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं समझी गई। साथ ही साथ ससुर जी ने मुझे बोल दिया, दामाद जी आप आज उसके बगल वाले कमरे में सो जाइएगा, थोड़ी दिक्कत होगी, उसमें एसी नहीं लगी है, लेकिन क्या करें बड़े दामाद जी बहुत कमाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। सुनकर दिल को बहुत चोट लगी, क्योंकि दामाद तो मैं भी था, पर मेरे लिए वह इज्जत मेरे ससुराल वालों के मन में नहीं थी। मेरा मन खराब हो गया और मैं किचन की तरफ पानी ले पीने के लिए चला गया। वहाँ पर सासू माँ मटर की कचौड़ियाँ बना रही थी। मैंने बोला, सासू माँ मुझे कचौड़ियाँ पसंद नहीं, प्लीज़ मेरे लिए सादी पूरी बना दीजिएगा। तो उन्होंने बोला, अरे दामाद जी यह कचौड़ी तो मैं बड़े दामाद जी के लिए बना रही हूँ, उनकी फेवरेट है, आप एक दिन एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मुझे दूसरा आटा पूरियों के लिए गूंथने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर आपको कचौड़ी नहीं खानी तो सुबह की बनी हुई रोटियां बच गई हैं, आप उनसे काम चला लीजिएगा। सच बता रहा हूँ पापा, इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं थी। मैं उस घर का दामाद हूँ, पर मैं दामाद की तरह कब रहा हूँ? मैं तो जब तब मुंह उठाकर वहाँ चला जाता हूँ। मैं बिना कुछ बोले किचन से बाहर निकल आया तो देखा साली साहिबा सोफे का कवर, डाइनिंग टेबल पर लगा फूलदान वगैरह चेंज कर रही थी। मैंने बोला, अरे इसे क्यों हटा रही हो, अच्छा तो लग रहा है। तो साली साहिबा बोली, अच्छा तो लग रहा है लेकिन और अच्छा बनाना है। आखिर बड़े जीजू इतने दिनों के बाद आ रहे हैं। जो इज्जत साली साहिबा के मन में अपने बड़े जीजू के लिए थी वह मैंने अपने लिए कभी नहीं देखी। अपनी और प्रिया की गलतियों की वजह से फिर देखा साली साहिबा नया क्रॉकरी और डिनर सेट निकाल रही हैं। मैंने बोला, क्या कर रही हो? तो उसने बोला, बड़े दीदी जीजू आ रहे हैं तो उन्हें पुराने बर्तनों में थोड़े ना सर्व करेंगे, इसलिए यह खास महंगे वाले डिनर सेट और क्रॉकरी निकाल रही हूँ। और मैं कुछ देर पहले पी हुई अपने चाय की कप की तरफ देख रहा था, जो साइड में थोड़ी चटकी हुई भी थी। प्रिया भी यह सब कुछ देख रही थी और मेरी स्थिति भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी और मेरी ऐसी इज्जत सिर्फ शादी के बाद कुछ दिनों तक हुई थी, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए थे। तब तक बड़े दीदी और जीजा जी आ गए और मेरे ससुराल में सब हमें छोड़कर उनकी तरफ लपक गए।
ससुर जी और साले साहब तो बड़े दामाद जी के आगे पीछे कर रहे थे और बैठकर उनसे बातें करने लगे। सासू माँ उनकी आव भगत में लग गईं, जबकि ससुर जी और साले साहब मुझसे बैठकर कभी बात करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे। तब तक बड़े जीजा जी ने भी एक ताना मार ही दिया, अरे सुमित बाबू, आप और प्रिया यहीं हैं? हाँ, मुझे लगा ही था कि वहाँ जा रहा हूँ तो आपसे और प्रिया से तो मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि अक्सर आप लोग तो यहाँ आते जाते रहते हैं। सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई गर्म शीशा मेरे कानों में उड़ेल दिया गया हो। सच में पापा, बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मेरा मन बिल्कुल नहीं अच्छा लगने लगा और मैंने प्रिया से बोला, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। प्रिया भी यह सब कुछ देखकर अंदर से दुखी थी और उसे समझ में आ चुका था कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। उसने बोला, हाँ, हम अभी घर चलते हैं। प्रिया ने अपनी माँ से बोला, मम्मी हम जा रहे हैं। लेकिन प्रिया के मम्मी पापा और बहन किसी ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हम अचानक घर क्यों जा रहे हैं, और उन्होंने बोल दिया, हाँ ठीक है बेटा, तू निकल जा, मैं ज़रा बड़े दामाद जी को खाने पीने का देख लेती हूँ। और हाँ, सुमित जी से बोलना ज़रा बगल की दुकान से 2 शगुन का लिफाफा लाकर मुझे दे दे। जाते वक्त बेटी दामाद को शगुन का लिफाफा तो देना ही पड़ेगा ना। मैंने पापा से बोला था, पर वह लाना भूल गए। बगल में तो दुकान है, सुमित ले आएंगे। सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने बीच सड़क पर मुझे जूता मारा हो। मैं बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और प्रिया ने बोला, मम्मी आप शगुन का लिफाफा अपने बेटे से मंगवा लो, आपके छोटे दामाद को वक्त नहीं है, कहकर वह मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन इसमें गलती प्रिया के मम्मी पापा की नहीं है, गलती हमारी है। यह बात हम दोनों को समझ में आ चुकी थी। इज्जत वही होती है जहां हम कभी कभार मेहमान बनकर जाएं। रहने के लिए अपना घर ही अपना होता है। पर यह गलती तो हम कर चुके थे, लेकिन अब हम इस गलती को सुधार लेंगे। प्रिया ने बोला, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। शुरू के कुछ दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बार बार मैके जा रही थी, लेकिन बाद में सब कुछ समझते हुए भी मैं मैके जाकर बैठी रहती थी ताकि ससुराल की जिम्मेदारियां से बची रहूं और सुमित को भी अपने साथ रखती थी। लेकिन आज उसका बड़ा खामियाजा मैंने अपनी और अपने पति की बेइज्जती के रूप में भुगत लिया है। आप लोग सही कहते थे और अब हमें अच्छे से समझ आ गया है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है और शादी के बाद मायका पराया हो जाता है और ससुराल अपना घर हो जाता है। अब आप लोगों को शिकायत का कोई मौका हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। सुमित के मम्मी पापा ने प्रिया और सुमित को गले लगा लिया और बोले, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि तुम दोनों को वक्त ने तुम्हारी गलतियां दिखा दी और सुधार भी दिया। अब तुम्हें किसी बात के लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। आराम से अपने घर में रहो। इस घर के इकलौता बेटा और बहू हो तुम दोनों, और हमारे बाद कल को इस घर और जायदाद के मालिक और मालकिन तुम दोनों ही बनोगे। अपने घर में इज्जत के साथ रहो और कभी कभार किसी उत्सव या बुलावे पर मैके मेहमान बनकर जाओ। प्रिया और सुमित को सारी बातें अब समझ में आ चुकी थीं। इसी बीच प्रिया की माँ का फ़ोन आया, बेटा क्या बात है, 1 हफ्ता होने को आया, तू एक बार भी इधर नहीं आई। प्रिया ने बहुत ही साफ शब्दों में अपनी माँ से कहा, माँ, मैं और तुम्हारे दामाद जी खाली थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि हर वक्त मैके आती रहूं। इतना बड़ा घर है और बिजनेस है, हम दोनों को ही तो संभालना है। आखिर हम दोनों इकलौते बेटे बहू इस घर के हैं। पापा मम्मी जी की अब उम्र हो रही है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। अब मैं पहले अपना घर देखूं या मायका, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, कहकर प्रिया ने फ़ोन रख दिया और रसोई घर की तरफ सबके लिए चाय बनाने चली गई। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।